बच्चों, वेलकम बैक टू द आरके साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आरके साइंस क्लासेस। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये 12th बायो के स्टूडेंट्स के लिए है और इस चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर जो 3 चल रहा है हमारा मानव जननतंत्र 12th बायो के लिए, इस चैप्टर में अभी तक हम आधे से ज़्यादा पार्ट को चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अंडाशय चक्र या प्रजनन चक्र या जनन चक्र, अंडाशय चक्र या प्रजनन चक्र या जनन चक्र। अभी तक हमने किन किन टॉपिक्स के बारे में बात की? तो अभी तक हमने नर जनन तंत्र की संरचना देखी, मादा जनन तंत्र की संरचना देखी। इसके बाद युग्मक जनन में हमने अंड जनन और शुक्र जनन दोनों की क्रियाओं का अध्ययन किया। उसके बाद मानव शुक्राणु की संरचना का अध्ययन किया और उसके बाद हमने मानव अंडाणु के संरचना और शुक्र जनन और अंड जनन में समानताएं और विषमताएं यानी कि अंतर, इन दोनों के बारे में भी चर्चा की है। आज के इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, या फिर ऐसे कह दूं कि इस वीडियो में मैं इस हेडिंग को कंप्लीट कर दूंगा। चलिए, प्रजनन चक्र या अंडाशय चक्र क्या है? प्रजनन चक्र या अंडाशय चक्र क्या है? प्रजनन चक्र यानी कि संतान उत्पत्ति करना, तो हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं, जनन कहते हैं। अब संतान उत्पत्ति के लिए क्या होता है? चक्र पाया जाता है। संतान उत्पत्ति के लिए एक चक्र पाया जाता है, जैसी या इसी को हम क्या कहते हैं? प्रजनन चक्र या अंडाशय चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रजनन चक्र या अंडाशय चक्र। यानी कि सभी मादा स्तनधारियों में प्रजनन के लिए एक चक्र पाया जाता है। सभी मादा स्तनधारियों में प्रजनन के लिए, जनन के लिए एक चक्र पाया जाता है, जिसे हम प्रजनन चक्र या अंडाशय चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय चक्र या प्रजनन चक्र। तो परिभाषा लिखेंगे, सभी मादा स्तनधारियों में, किसमें? मादा स्तनधारियों में, क्योंकि नाम ही क्या है? अंडाशय चक्र। नाम ही क्या है? अंडाशय चक्र। और अंडाशय कहाँ पाए जाते हैं? मादाओं में। तो सभी मादा स्तनधारियों में प्रजनन हेतु, किसके लिए? प्रजनन के लिए। सभी मादा स्तनधारियों में प्रजनन हेतु होने वाली सभी घटनाओं को, मादा स्तनधारी जो हैं उनमें प्रजनन के लिए जो भी घटनाएं घटित होती हैं, यानी कि होने वाली सभी घटनाओं को अंडाशय चक्र या प्रजनन चक्र कहते हैं। प्रजनन चक्र या अंडाशय चक्र कहते हैं कॉल्स, या घटनाओं के चक्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है, घटनाओं के चक्र को। बीच में क्या जोड़ सकते हैं हम? के चक्र को। तो परिभाषा हमारे सामने अभी तक क्या निकल के आई है कि सभी मादा स्तनधारी जो भी हैं, सभी मादा स्तनधारी प्राणी जो हैं, उनमें प्रजनन के लिए एक विशेष चक्र पाया जाता है और उस चक्र में कई सारी घटनाएं होती हैं। तो उन सभी घटनाओं का जो चक्र है उसी को हम प्रजनन चक्र कहते हैं। और जो प्रजनन चक्र है या जो अंडाशय चक्र है, 2 प्रकार का होता है। यानी कि जो प्रजनन चक्र है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? तो सबसे पहला है हमारा आर्तव चक्र। सबसे पहले क्या है? आर्तव चक्र, या इसी को रज चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको MC कहा जाता है। जबकि दूसरा जो है, पहला प्रकार जो प्रजनन चक्र का है वो क्या है? कि प्रजनन चक्र को 2 भागों में बांटा है। 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? आर्तव चक्र या रज चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और दूसरा जो है इसको कहते हैं मध्य, इसको कहा जाता है मध्य चक्र या कामोन्माद चक्र। क्या कहा है? हमने कहा है कि जो प्रजनन चक्र है इसको 2 प्रकार हैं। किसके? प्रजनन चक्र के। कौन कौन से? आर्तव चक्र या रज चक्र कहे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड सेकंड इज मध्य चक्र या कामोन्मद चक्र। ये जो है वो दोनों चक्र किस में पाए जाते हैं? तो जो हमारा पहला चक्र है, पहला चक्र किसका? प्रजनन चक्र का, आर्तव चक्र। आर्तव चक्र तो प्राइमेट्स, मादाओं में पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाएगा? प्राइमेट्स, मादाओं में। जबकि जो मध्य चक्र या कामोन्माद चक्र है यह नॉन प्राइमेट्स मादाओं में पाया जाता है। तो प्राइमेट्स जो मादा होंगी उनमें प्रजनन चक्र कौन सा होगा? तो उसका होगा नाम आर्तव चक्र।
इसी में कौन शामिल है? मानव, यानी कि मादा शामिल है मानव की। और जो नॉन प्राइमेट्स जो प्राणी हैं उनमें मध्य चक्र या कामोन्माद चक्र पाया जाता है, जैसे कि गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी, इनमें। तो सबसे पहले हम पहली हेडिंग डालेंगे और हमारी पहली हेडिंग क्या है? आर्तव चक्र। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए तो हम लगाते हैं हमारी पहली हेडिंग, और पहली हेडिंग है आर्तव चक्र। पहली हेडिंग है हमारी आर्तव चक्र या रज चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल शॉर्ट फॉर्म में MC। आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, रज चक्र, इसके कई सारे उपनाम हैं, इसके कई सारे अन्य नाम हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अन्य नामों की बात करता हूं। सबसे पहले हम इसके अन्य नामों की बात करते हैं। और जैसा कि हमें पता है ये कहाँ पाया जाता है, तो पहले तो वही लिखेंगे हम, प्राइमेट्स में, प्राइमेट्स मादाओं में। या फिर हम इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं। कैसे? अन्य नाम की बात थोड़ी देर में करते हैं। कैसे हम परिभाषा बना सकते हैं? कि प्राइमेट्स मादाओं में पाए जाने वाले प्रजनन चक्र लिख देते हैं। प्राइमेट्स मादाओं में पाए जाने वाले प्रजनन चक्र को क्या नाम दिया गया? आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। किसको? किसमें? प्राइमेट्स मादाओं में जो चक्र पाया जाता है, कौन सा चक्र? प्रजनन चक्र। तो प्राइमेट्स मादाओं में पाए जाने वाले जनन चक्र को या प्रजनन चक्र को या अंडाशय चक्र को हम क्या नाम देंगे? इसको नाम दिया जाएगा आर्तव चक्र या रज चक्र। अब लिखते हैं हम, अच्छा एक और परिभाषा दे सकते हैं, या एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के मध्य का जो भी चक्र है, इसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं, उन सबको मिलाकर कहा जाएगा रज चक्र। तो एक रजोधर्म से, एक रजोधर्म मतलब फर्स्ट ब्लीडिंग, उसके बाद जब सेकंड ब्लीडिंग होगी, एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच के, एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म, एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के मध्य की घटनाओं के क्रम को क्या नाम देंगे? आर्तव चक्र कहा जाता है। फर्स्ट रजोधर्म एंड सेकंड रजोधर्म, फर्स्ट पीरियड टाइम, सेकंड पीरियड टाइम जब भी आएगा, उसके बीच में जो भी घटनाएं होंगी उन सबको हम क्या नाम देंगे? उन सबको आर्तव चक्र या रज चक्र नाम दिया जाएगा। अब लिखेंगे हम अन्य नाम। अन्य नाम, अन्य नामों में सबसे पहले मैं ले रहा हूं, हमारे पास क्या है? दो नाम तो ऑलरेडी हमें पता है, आर्तव चक्र है, रज चक्र है। इसको रजोधर्म नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? रजोधर्म। इसके बाद इसे ऋजुस्त्राव नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? ऋजुस्त्राव। आर्तव चक्र, रज चक्र, रजोधर्म, ऋजुस्त्राव। इसके बाद माहवारी, माहवारी भी किसी नाम दिया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को नाम दिया जाता है। तो ये सारे इसके किसके नाम हैं? ये सभी इस रज चक्र या आर्तव मेंस्ट्रुअल साइकिल के ही नाम हैं। किसमें पाया जाता है? तो आंसर होगा प्राइमेट्स मादाओं में। या फिर दूसरी परिभाषा दे सकते हैं कि एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी घटनाएं शामिल होती हैं, इन सबको आर्तव चक्र कहा जाता है। और आर्तव चक्र के कितने सारे नाम हैं? तो आर्तव चक्र है, रज चक्र है, रजोधर्म है, ऋजुस्त्राव है, माहवारी है। ये सब किसके नाम है? एक ही नाम है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक जो ऋजुस्त्राव है इसमें कितना समय लगता है? तो आंसर होगा 28 या 29 दिन। हालांकि इससे कम या इससे ज़्यादा हो सकते हैं किसी न किसी इन्फेक्शन के कारण या कोई बीमारी के कारण, लेकिन औसतन जो एवरेज टाइम होगा कितना होगा? 28 से 29 दिन। तो जो आर्तव चक्र होता है, आर्तव चक्र की एवरेज टाइम कितना है? 28 से 29 दिन। तो आर्तव चक्र या रज चक्र, आर्तव चक्र या रज चक्र स्त्रियों में या मादाओं में
प्राय 28 या 29 दिन का होता है। कितने दिनों का होता है आर्तव चक्र? तो प्राय 28 या 29 दिनों के का होता है तथा इसके बाद इसे उन्हें दोहराया जाता है। मतलब कंटिन्यू, वो तो प्रत्येक महीने चलता रहेगा, लेकिन एक जो पीरियड टाइम होता है उसमें कितना टाइम लगता है? तो 28 से 29 दिन। अब प्रथम बार जब ऐसा हो तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? जबकि 45 से 50 वर्ष की उम्र में ये लास्ट बार होता है, उसको क्या नाम दिया जाएगा? उसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास जगह है नीचे, अगला स्टार लगा के लिखेंगे कि आर्तव चक्र की शुरुआत कब हो जाती है? तो मादाओं में 10 से 14 वर्ष के मध्य में हो जाती है। तो आर्तव चक्र की शुरुआत मादाओं में, विशेषकर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फीमेल्स के बारे में, मानव के बारे में। आर्तव चक्र की शुरुआत मादाओं में 10 से 14 वर्ष के मध्य, आर्तव चक्र की शुरुआत मादाओं में 10 से 14 वर्ष के मध्य हो जाती है एवं प्रथम बार आए रजस्राव को क्या नाम दिया जाता है? रजु दर्शन। क्या नाम दिया जाता है? प्रथम बार आए रजुस्राव को क्या नाम दिया जाता है? रजु दर्शन नाम दिया जाता है। मीनार्की नाम दिया जाता है दर्शन। तो प्रथम बार जब आर्तव चक्र की शुरुआत होती है मादाओं में, तो इसको कहा जाता है रजु दर्शन, मीनार्की। जबकि जो अंतिम बार 45 से 50 वर्ष की उम्र में जो अंतिम बार रजु धर्म होता है, उसको मेनोपॉज, रजु निवृत्ति कहा जाता है। तो रजस्राव को रजु दर्शन कहते हैं तथा 45 से 50 वर्ष की उम्र में 45 से 50 वर्ष की उम्र में यह समाप्त हो जाता है एवं अंतिम बार कब? तो 45 से 50 वर्ष की उम्र में। एवं अंतिम बार आए रजु धर्म को रजु निवृत्ति, मेनोपॉज कहा जाता है। तो अंतिम बार जो रजु धर्म होगा 45 से 50 वर्ष की उम्र में, उसे नाम दिया जाएगा रजु निवृत्ति। तो यहाँ पर दो अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं कि रजु धर्म जो प्रथम बार आता है उसको क्या नाम दिया जाता है? रजु दर्शन नाम दिया जाता है, मीनार्की कहा जाता है। जबकि अंतिम बार जो रजु धर्म होगा उसको नाम दिया जाता है रजु निवृत्ति, यानी कि इससे मादाएं निवृत्त हो जाएंगी, फ्री हो जाएंगी। तो इसको नाम दिया गया मीनोपॉज। तो मीनार्की एंड मीनोपॉज इंग्लिश टर्म भी आपको याद रखनी है। तो अभी तक क्या बात की हमने रज चक्र में कि यह प्राइमेट्स मादाओं में पाया जाता है, यानी कि प्राइमेट्स मादाओं में पाए जाने वाले प्रजनन चक्र को आर्तव चक्र कहा जाता है। आर्तव चक्र को एक और प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच में जो भी घटनाओं का क्रम होता है उस सबको आर्तव चक्र कहा जाता है। अन्य नाम में बात करें तो आर्तव चक्र है, रज चक्र है, रजोधर्म है, रजुस्राव है, माहवारी है। आर्तव चक्र या रज चक्र मादाओं में प्राय कितने दिनों का होता है? 28 से 29 दिनों के बाद होता है। 28-29 दिनों का होता है, उसके बाद पुनः इसको दोहराया जाता है। आर्तव चक्र की शुरुआत मादाओं में 10 से 14 वर्ष की उम्र में हो जाता है। प्रथम बार आए रजुस्राव को क्या नाम दिया जाता है? रजुदर्शन, मीनार्की नाम दिया जाता है। जबकि 45 से 50 की उम्र पर यह समाप्त हो जाता है, तब इसको रजु निवृत्ति, मीनोपॉज नाम दिया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए अब कि जो प्रथम बार यानी कि रजु दर्शन, जबकि अंतिम बार यानी कि रजु निवृत्ति के बीच की जो अवधि है उसे स्त्रियों की जनन आयु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनन आयु। किसको?
प्रथम बार पीरियड टाइम एंड लास्ट बार पीरियड टाइम, यानी कि रजो दर्शन एंड रजो निवृत्ति के बीच का जो भी काल होगा, अब कितने साल होंगे, तो लगभग कितने साल हो गए, आप 15 से जोड़ेंगे अगर 45 तक, तो लगभग 30 साल से ज्यादा का ही टाइम होगा। तो अगले स्टार लगा के लिखेंगे रजो दर्शन से रजो निवृत्ति के मध्य के काल को, रजो दर्शन से रजो निवृत्ति के मध्य के काल को क्या कहा जाएगा, स्त्रियों की जनन आयु, स्त्रियों की जनन आयु कहलाती है। मध्य के काल को जनन आयु कहते हैं, मतलब इसी टाइम में मादा द्वारा संतान उत्पत्ति की जा सकती है, जबकि ध्यान रहे नर में शुक्राणुओं का निर्माण जीवन पर्यंत चलता रहता है। हमने लिखा है जब शुक्र जनन और अंड जनन के मध्य हमने अंतर लिखे तो वहां पर इस लाइन को हमने मेंशन किया था कि जो शुक्र जनन की क्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती है, जबकि जो अंडाणुओं का निर्माण की क्रिया है वह जीवन पर्यंत नहीं चलती। कब तक चलेगी, रजो निवृत्ति तक। कब तक चलेगी, रजो निवृत्ति तक। तो यानी कि रजो दर्शन से रजो निवृत्ति की जो मध्य का जो टाइम है उसको हम क्या कहेंगे, जनन आयु। इसी टाइम के मध्य में, इसी काल में मादा द्वारा संतान उत्पत्ति की जा सकती है। इसके बाद अगला स्टार कि जो रजो धर्म होता है या रजो स्त्राव जो होता है, यह गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। स्थायी रूप से नहीं होता, क्योंकि प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद जैसे ही प्रसव की क्रिया होगी उसके कुछ टाइम बाद, तुरंत नहीं, उसके कुछ टाइम बाद यह रजो धर्म है वह पुनः स्टार्ट हो जाता है, तो अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। क्या लिखना है, गर्भावस्था के समय यानी कि प्रेगनेंसी के समय रजो स्त्राव अस्थायी रूप से बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। और तब तक के लिए बंद होता है हालांकि, लेकिन ये जरूर नहीं है तब तक के लिए बंद हो ना हो। कब तक, जब तक कि शिशु स्तनपान करता है तब तक के लिए आर्तव चक्र रुका रहता है, पर यह जरूरी होता नहीं है सबके लिए। तो गर्भावस्था के समय रजो स्त्राव अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। अगला स्टार, अगली बात करते हैं। आर्तव चक्र पर 4 हार्मोन हैं, वो अपना मुख्यतः इफेक्ट डालते हैं। कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि मादाओं में लैंगिक लक्षण वाले हार्मोन हैं। लैंगिक हार्मोन को कहा जाएगा कौन कौन से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। और इसके अलावा 2 हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित करते हैं या होते हैं, कौन कौन से, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कुटिका प्रेरक हार्मोन। तो इसको भी मेंशन करते हैं। आर्तव चक्र पर या आर्तव चक्र का नियमन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH एवं FSH हार्मोन द्वारा किया जाता है। तो आर्तव चक्र के नियंत्रण के लिए, नियमन के लिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH एंड FSH हार्मोन द्वारा किया जाता है। इसके नियंत्रण के लिए, आर्तव चक्र के कंट्रोल के लिए कितने हार्मोन चाहिए, 4 हार्मोन चाहिए। कौन कौन से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH, FSH। इसके अलावा कोई हार्मोन और नहीं चाहिए। चारों ही अपनी उच्च मात्रा या निम्न मात्रा या दूसरे की उच्च, तीसरे की निम्न, इस प्रकार से चारों मिलकर ही इस चरण को कंप्लीट करते हैं। आगे हम देखेंगे किस हार्मोन की अधिकता या किस हार्मोन की कमी के कारण मादाओं में क्या इफेक्ट सामने आएंगे, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम। आगे बात करते हैं अगला स्टार। अब क्या होता है रजो स्त्राव के मध्य में, क्या होता है रजो स्त्राव में। तो रजो स्त्राव आपको पता चल गया कितने दिनों का है, लगभग 28 से 29 दिनों का है। इसके इस चक्र के 28-29 दिन का जो पीरियड है, इस टाइम में क्या होता है, पहले दिन से 5वें या छठे दिन तक ब्लीडिंग की क्रिया होती है, यानी कि रक्त एंडोमेट्रियम और योनि से श्लेष्मा बाहर आता है। कौन कौन बाहर आता है योनि से, तो एंडोमेट्रियम की जो दीवार है, एंडोमेट्रियम गर्भावस्था की जो आंतरिक दीवार है एंडोमेट्रियम,
उसकी कोशिकाएं बाहर आती हैं, उसमें जो ब्लड वेसल्स का निर्माण होता है वो बाहर आती हैं, यानी कि रक्त और श्लेष्मा, ये सभी चीज़ें योनि मार्ग के द्वारा बाहर आती हैं। और जो पीरियड टाइम होता है, इस टाइम में क्या होता है, इस टाइम में डेली प्रतिदिन 25 से 65 ml रक्त बाहर माता की योनि द्वारा त्यागा जाता है। और इस क्रिया को मेन्सेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋतुस्राव, मेन्सेंस। तो अगला स्टार लगा के लिखता है, मादाओं में रज चक्र के दौरान, मादाओं में रज चक्र के दौरान ऋतुस्राव, इसको क्या नाम देंगे? मेंसेस। तो मादाओं में रज चक्र के दौरान ऋतुस्राव, मेंसेस पाया जाता है, यानी कि वो ब्लीडिंग की क्रिया जब होती है, मादाओं में रज चक्र के दौरान ऋतुस्राव, मेंसेस पाया जाता है, जिसमें एक नियमित अंतराल के बाद, जिसमें एक नियमित अंतराल के बाद स्त्री की योनि से रक्त, श्लेष्मा एवं एंडोमेट्रियम, रक्त, श्लेष्मा एवं एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं, एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं, किसकी कोशिकाएं? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है? गर्भावस्था, जो गर्भाशय है, यूटेरस, उसकी सबसे तीसरी आंतरिक परत होती है, सबसे आंतरिक परत। और कितने नंबर वाली? थर्ड परत है, जिसमें हमने देखा था पेरीमेट्रियम, बायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो स्त्री की योनि से रक्त, श्लेष्मा और जो एंडोमेट्रियम है उसकी कोशिकाएं क्या होती हैं? शरीर से बाहर त्यागी जाती हैं, शरीर से बाहर त्यागी जाती हैं। एवं इस क्रिया में प्रतिदिन कितना? 25 से 65 ml रक्त, कितना? 25 से 65 ml रक्त का स्त्राव होता है। तो ये तो हो गया हमारा आर्तव चक्र। अब आगे बात करते हैं कि आर्तव चक्र में कितनी प्रावस्थाएं होती हैं? 4 प्रावस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? उनके नाम लिखते हैं। तो लिखेंगे आर्तव चक्र को 4 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। कितनी प्रावस्थाओं में बांटा गया है? तो 4 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। सबसे पहली जो प्रावस्था है वह है आर्तव प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था है? आर्तव प्रावस्था है, या इसको रजस्राव प्रावस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? रजस्राव प्रावस्था, आर्तव प्रावस्था। अब ध्यान दीजिए, ये तो है आर्तव चक्र, और आर्तव चक्र की पहली प्रावस्था, पहली स्टेज कौन है? तो वो है आर्तव प्रावस्था। कंफ्यूज नहीं होना है, उल्टा नहीं करना है। आर्तव चक्र है, चक्र की पहली अवस्था कौन सी है? प्रावस्था, आर्तव प्रावस्था, या इसको कहते हैं रजस्राव प्रावस्था, क्योंकि यह वह पार्ट होता है पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल का जिसमें ब्लीडिंग की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? ब्लीडिंग की क्रिया। आगे चलते हैं, तो हमारे पास दूसरी हो जाएगी पश्च आर्तव प्रावस्था। पहली कौन सी है? आर्तव प्रावस्था है। पहली कौन सी है? आर्तव प्रावस्था है। दूसरी कौन सी हो जाएगी? पश्च आर्तव प्रावस्था, यानी आर्तव प्रावस्था के बाद का। यह इसको पुटिकीय प्रावस्था भी कहा जाता है, पुटिकीय प्रावस्था, या फिर इसको प्रचुर उद्भवन की प्रावस्था भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे उसके बारे में। तीसरी सबसे इंपोर्टेंट प्रावस्था होती है जो कि है अंडोत्सर्ग प्रावस्था, ओव्यूलेटरी फेज, एंड लास्ट जो है अंतिम वो है पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, या फिर इसको ल्यूटियल फेज कहा जाता है। तो पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था या ल्यूटियल
प्रावस्था। तो हमारे पास कितनी प्रावस्थाएं हैं? आर्तव चक्र को 4 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी प्रावस्थाएं? तो सबसे पहले नाम याद होनी चाहिए। आर्तव चक्र की पहली प्रावस्था है आर्तव प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था? आर्तव, या इसको क्या कहा जाता है? पुटिकीय रजस्त्राव प्रावस्था, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग की क्रिया होती है तो इसको नाम क्या दिया? रजस्त्राव प्रावस्था। दूसरी है, पहली क्या है? आर्तव प्रावस्था। दूसरी हो जाएगी पश्च आर्तव प्रावस्था, यानी कि आर्तव प्रावस्था के बाद वाली कंडीशन, या फिर इसको अंडोत्सर्ग प्रावस्था तीसरी आएगी। तो दूसरी को क्या नाम दे सकते हैं? पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था। एक और नाम दे सकते हैं इसको, क्या कहा? पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था। नाम कैसे बना आपको समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि अंडोत्सर्ग प्रावस्था क्या है? 3rd नंबर की है। तो दूसरी कौन सी हो गई? इससे पहले है तो इसको नाम दे दिया मैंने पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था। अंडोत्सर्ग प्रावस्था 3rd हो जाएगी, और चौथी हो जाएगी पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था। या इसमें पीत पिंड यानी कि कार्पस ल्यूटियम के बनने के कारण इसको ल्यूटियल प्रावस्था, ल्यूटियल फेज भी कहा जाता है। तो इसको सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम एक एक करके सभी फेजेस को पढ़ेंगे। चलिए, तो हम डालेंगे पहली हेडिंग। कौन सी हेडिंग है? तो आर्तव प्रावस्था। पहली हेडिंग डालेंगे आर्तव प्रावस्था, या इसको रजस्त्राव प्रावस्था कहा जाता है। अब क्या करेंगे? प्रत्येक जो प्रावस्था है उसमें खुद से 3 प्रश्न पूछना है। कितने प्रश्न पूछना है? 3 प्रश्न। उन तीनों प्रश्नों के आधार पर सारा जो हमारे पास आर्तव चक्र है ये कंप्लीट याद हो जाएगा। कौन कौन से? तो पहला प्रश्न होता है कब। पहला प्रश्न क्या है? कब, यानी कि जो 4 प्रावस्थाएं वो कब होती हैं, यानी कि आपको दिन भी याद करने हैं। क्या करना है? आपको दिन याद करने हैं, यानी कि कब का आंसर कैसे मिलेगा? दिन से। कब का आंसर कैसे मिलेगा? दिन से। पहला प्रश्न क्या है? कब। दूसरा, क्यों। दूसरा प्रश्न क्या है? क्यों, यानी कि यह जो प्रावस्था है वो क्यों हुई है। अब यहां पर डेफिनेटली आंसर होगा किसी न किसी हार्मोन के कारण। तो किस हार्मोन के कारण ये क्रिया या जो फेज है, प्रावस्था है, ये हुई है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? कब, यानी कि कौन से दिन होगी यह प्रावस्था, कितने दिनों की होगी। दूसरा, क्यों, यानी कि किसके रीजन से होगी, यानी किसके कारण। और तीसरा होगी क्या, यानी कि इस प्रावस्था में क्या होगा। तो 3 प्रश्न खुद से पूछने हैं, और 3 प्रश्नों के आंसर अगर आपको याद हैं तो यानी कि पूरा आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको याद हो जाएगी। पहला प्रश्न क्या होगा? कब से। दूसरा क्यों, और तीसरा क्या। तो हम बात करते हैं इसी अंदाज में आर्तव प्रावस्था। पहला क्या है? कब। तो यह जो आर्तव चक्र होता है इसके पहले दिन से, यानी कि मैं एक बार ऐसा करता हूं, इस पूरे को एक बार समझा देता हूं। यहां पर हमारा पहला दिन है, ये टोटल क्या है? ये आर्तव चक्र है। ये टोटल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आर्तव चक्र है। यहां पहला दिन है, और यहां लगभग यहां तो 28वां दिन है, और यहां पर सेंटर में 14वां दिन है। 1 से 28 और बीच में कौन सा है? 14वां दिन। और यहां पर मैं ले लेता हूं लगभग, यहां तो कितना हो जाएगा? 7, तो यहां थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। यहां पर दिन ले लिया मैंने 6। बस चारों प्रावस्थाएं यहां से आपको आराम से याद हो जाएंगी। पहली प्रावस्था क्या है हमारे पास? है आर्तव प्रावस्था। आर्तव प्रावस्था, इसमें क्या होता है? तो कब का आंसर आपको मिल गया। कब का आंसर आपको चारों के लिए मिल चुका है। कब होगी? तो पहली प्रावस्था जो आर्तव प्रावस्था है वह पहले दिन से लेकर 6ठे दिन तक होगी, 5 दिन 6 दिन तक। फिर जो दूसरी प्रावस्था है, कौन सी प्रावस्था है? अब देखिए यहाँ पर 5 और 6 अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल जाएगा, तो मैं 5 और 6 दोनों ही लिख देता हूँ। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल सकता है। तो पहले दिन से 5वें या 6ठे दिन तक जो प्रावस्था होगी वो होगी आर्तव प्रावस्था। उसके बाद 6ठे दिन से 13वें दिन तक, कितने दिन तक? 6ठे दिन से 13वें दिन तक दूसरी प्रावस्था होगी। इस प्रावस्था को क्या नाम देंगे? आर्तव के बाद है तो पश्च आर्तव प्रावस्था। क्या नाम दिया? पश्च आर्तव प्रावस्था। फिक्स 14वें दिन कौन सी प्रावस्था होगी? तीसरी प्रावस्था, अंडोत्सर्ग प्रावस्था। अंडोत्सर्ग प्रावस्था कब? 14वें दिन। और 14वें दिन के बाद से यानी कि 15वें दिन से 28 29 जितने भी दिन हैं, यहाँ पर 29 भी ले लेते हैं,
28-29 जो दिन है, कब से 15वें दिन से लेकर, उसको कहेंगे पश्च अंडोत्सर्ग। पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था। अब इसका दूसरा नाम देखें, इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम। देखिए सबसे पहले इसका नाम देखते हैं। यहां पर कौन है? अंडोत्सर्ग प्रावस्था, तो इसका नाम दे दिए पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था। तो इसका दे सकते हैं पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था, पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था, या फिर इसको एक और नाम देंगे प्रचुरोद भवन प्रावस्था। तो यह एक ही प्रावस्था है जिसके 3 नाम हैं। क्या नाम है? प्रचुरोद भवन, या फिर इसको एक और नाम दिया जा सकता है पुटिकीय प्रावस्था। क्या नाम दिया जा सकता है? पुटिकीय प्रावस्था। अब ये सारे नाम क्यों दिए हैं उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। पश्च अंडोत्सर्ग जो प्रावस्था है इसको ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल प्रावस्था भी नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि कार्पस ल्यूटियम, या दूसरा नाम इसको पीतपिंड प्रावस्था, या फिर सीधा कह दें पीत प्रावस्था। क्यों कह दें? क्योंकि पीतपिंड बनता है, पीतपिंड बोले तो कार्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम के कारण इसको ल्यूटियल प्रावस्था भी दे दिया। और आर्तव प्रावस्था, अब इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको रजस्त्राव प्रावस्था नाम देते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कोई सा भी नाम आ जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां से याद करो, अंडोत्सर्ग प्रावस्था, अंडोत्सर्ग के पहले की प्रावस्था और बाद की प्रावस्था। पहले की प्रावस्था को नाम दिया हमने, क्या नाम दिया? पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था, और बाद वाली को दे दिया पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था। इस क्रिया में, इस चरण में क्या होता है? एक काम होगा, अंडोत्सर्ग के बाद की क्रिया यानी कि कार्पस ल्यूटियम बनेगी। तो कार्पस ल्यूटियम को पीतपिंड कहते हैं हिंदी में, तो पीत प्रावस्था हो गई। इंग्लिश में कार्पस ल्यूटियम है तो ल्यूटियल प्रावस्था हो गई। ये याद हो जाती है। तीसरी में कोई दिक्कत नहीं होगी, अंडोत्सर्ग प्रावस्था। इसको नाम दिया हमने पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था, और इसके आधार पर दिया हमने पश्च आर्तव प्रावस्था। इसमें क्या होता है? पुटिका बनती है। आपको याद होगा मैंने कहा था ग्राफियन पुटिका का विकास होता है, और ग्राफियन पुटिका 14वें दिन फट जाती है, और फटने के बाद सेकेंडरी ओसाइट को मुक्त करती है। इसको हम क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो अंडोत्सर्ग करे, अंडोत्सर्ग हो, इसके लिए पहले क्या चाहिए बेटा? पुटिका चाहिए। कौन सी पुटिका? ग्राफियन पुटिका, ग्राफियन फॉलिकल चाहिए। तो इसको क्या कहा? पुटिकीय प्रावस्था। यानी कि इस प्रावस्था में, इस टाइम में क्या बनेगी? पुटिका, फॉलिकल्स बनेंगे। कौन सी? ग्राफियन पुटिका बनेगी। और इसको क्या कहा? प्रचुरोद भवन प्रावस्था। यानी कि इस टाइम में क्या होता है? जब ब्लीडिंग की क्रिया होती है तो उसमें एंडोमेट्रियम जो होता है उसके बारे में बात की, उसके सेल्स वगैरह झड़ जाती हैं और उसी से ब्लीडिंग की क्रिया होती है। तो अब उसको, इसको जो हमने देखी, जो आंतरिक परत है, अब गर्भाशय की आंतरिक परत जो एंडोमेट्रियम है उसमें वास्तव में 2 परतें होती हैं। एक तो होती है स्ट्रेटम फंक्शनलिस, तो उस परत को दोबारा से यहाँ पर निर्मित किया जाता है, और दूसरी परत होती है बेसिलस, स्ट्रेटम बेसिलस। तो दूसरी परत को कोई नुकसान नहीं होता है। जो पहली परत है स्ट्रेटम फंक्शनलिस, वो यहाँ पर नष्ट हो जाती है और यहाँ पर दोबारा बना दी जाती है, और इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? प्रचुरोद भवन प्रावस्था। दिन आपको याद करने, पहले से 5वें दिन तक, पहले से 5वें या 6ठे दिन तक पहली प्रावस्था आर्तव प्रावस्था। दूसरी प्रावस्था 6ठे दिन से कहाँ तक होगी? 14वें दिन तक या 13वें दिन तक कहेंगे। कहाँ तक? 13वें दिन तक। कौन सी? पश्च आर्तव प्रावस्था या पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था। फिक्स 14वें दिन अंडोत्सर्ग प्रावस्था, और 15वें दिन से 28 या 29 दिन तक क्या होगी? पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था, ल्यूटियल प्रावस्था या पीत प्रावस्था। तो बस ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बस क्या करना है? लिखने की देर है, और बस हार्मोनों को देखना है, कौन से हार्मोनों के कारण कौन सी क्रिया होगी। चलिए तो इसको हटा देते हैं। अब हम तीनों प्रश्नों के आधार पर इसको याद करेंगे। सबसे पहले आंसर मिलेगा हमें कब का, तो इसमें लिखेंगे यह आर्तव चक्र की प्रथम प्रावस्था है। यह आर्तव चक्र की प्रथम प्रावस्था है जो रज चक्र के प्रथम दिन से, फर्स्ट दिन, प्रथम दिन से 5वें दिन तक यह आर्तव चक्र की प्रथम प्रावस्था है, जो रज चक्र के प्रथम दिन से 5वें दिन तक होती है। पहली प्रावस्था पहले दिन से 5वें दिन तक। ये किसका आंसर हो गया सर? कब का आंसर हो गया? क्यों? इस समय एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन
कि एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन की इस समय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा में अचानक कमी आ जाती है। इस समय क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो मुख्य मादा हार्मोन है, इनके स्तर में एकदम से क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अब एक चीज यहां पर याद कीजिए, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है बेटा, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो गर्भाशय की इस एंडोमेट्रियम को बनाए रखने का काम करती है। इस एंडोमेट्रियम को मोटा बनाए रखती है कौन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा कम होगी, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा कम होगी, वैसे ही क्या हो जाएगा, इस एंडोमेट्रियम को नष्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो अंडाणु अगर निषेचित होता तो उसके रोपण के लिए मांसपेशियां या कहें हम रक्त वाहिनियां तैयार की जाती हैं। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी के कारण इसको क्या कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। सेम वही वाली बात है, जैसे अपने हाथ नॉर्मल कंडीशन में ऐसे रहते हैं मुड़े हुए, लेकिन हमें अगर ऐसे रखने हैं तो दम लगानी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से इसको मोटा बनाए रखने के लिए यहाँ पर दम लगानी पड़ती है, ताकत लगानी पड़ती है। और वो ताकत किसके द्वारा लगाई जाती है, तो वो ताकत लगाई जाती है प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा। अब जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन कम होगा तो बेटा ये ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा योनि मार्ग से। और इसी प्रोजेस्टेरॉन के कारण यहाँ पर जो मांसपेशियां वगैरह बनती हैं, यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनियां जो बनती हैं, वही पार्ट क्या होता है, रक्तस्राव के रूप में, ब्लीडिंग के रूप में क्या निकलता है, बाहर निकलता है। तो 2 के आंसर मिल गए, कब, क्या, सॉरी क्यों। अब हम तीसरा क्या, यानी कि इस प्रावस्था में क्या होने वाला है, तो इसका आंसर लेते हैं। इस प्रावस्था में गर्भाशय की एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का, इस प्रावस्था में गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का अस्थायी स्तर, और अस्थायी कौन सा, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। इस प्रावस्था में गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का अस्थायी स्तर स्ट्रेटम फंक्शनैलिस झड़ जाता है। क्या होता है, झड़ जाता है, एवं केवल एक स्तर कौन सा बचता है, स्ट्रेटम वैसिलिस। स्ट्रेटम वैसिलिस ही शेष रहता है। तो इस प्रावस्था में क्या होता है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का एक अस्थायी स्तर, मतलब इसमें 2 स्तर हैं। कौन कौन से, एक तो अस्थायी है। ये अस्थायी स्तर क्यों है, क्योंकि हर एक पीरियड टाइम में यह वह स्तर है जो कि रक्तस्राव के रूप में बाहर त्याग दिया जाता है। तो अस्थायी स्तर कौन, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। इसमें ब्लीडिंग्स होंगी, मतलब ब्लड वेसल्स होंगी जिनके कारण ब्लीडिंग की क्रिया होगी। इसमें कोशिकाएं होंगी, वो भी बाहर जाएंगी। तो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस झड़ जाता है और केवल क्या बचता है, स्ट्रेटम वैसिलिस। इसको कोई डैमेज नहीं होता है, तो शेष रह जाता है। यानी कि अर्थात एंडोमेट्रियम पतली हो जाती है, अर्थात एंडोमेट्रियम पतली हो जाती है। तो हम देख रहे हैं क्या का आंसर। तो पहला कब, दूसरा क्यों और क्या। इसके बाद इसी में एक और लाइन लिखेंगे, क्या लिखना है, क्यों के आंसर, क्या के आंसर में क्या हो रहा है। जैसे स्ट्रेटम वैसिलिस रहती है शेष, तो क्या झड़ी अभी, फंक्शनैलिस। तो इसके साथ फंक्शनैलिस में जो भी क्या बनी, ब्लड वेसल्स वगैरह बनी, सेल्स जो थी वो सब कहाँ आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। तो इसमें लिखेंगे कि इस प्रावस्था में एंडोमेट्रियम की, इस प्रावस्था में एंडोमेट्रियम की रक्त वाहिनियां, इस प्रावस्था में एंडोमेट्रियम की रक्त वाहिनियां फट जाती हैं, जो कि रक्तस्राव के रूप में, जो कि रक्तस्राव के रूप में योनि द्वारा बाहर त्यागी जाती हैं।
तो ये तो हो गया हमारा पहला चरण, पहली प्रावस्था। एक चीज और है इसमें, क्या कि रजोधर्म बेटा तभी होगा, यह क्रिया तभी होगी जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है। तो इसको नोट लगा के लिखेंगे। जैसे ही अंडाणु का निषेचन हो जाता है, जैसे ही अंडाणु का निषेचन हो जाता है, यानी कि अंडाणु निषेचित हो गया, तो वो कहाँ जाएगा? एंडोमेट्रियम के पास। क्यों? रोपण के लिए। अब रोपण तभी होगा जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अधिक हो। क्या हो? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अधिक हो। तो जैसे ही अंडोत्सर्ग की क्रिया द्वारा जो अंडाणु मुक्त हुआ था, अब अंडोत्सर्ग से ग्राफियन पुटिका किसमें चेंज हो जाएगा? कार्पस ल्यूटियम। अब यह क्रिया किसके द्वारा की जाएगी? कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। यानी कि कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता रहेगा। कब तक? जब तक कि गर्भधारण की क्रिया होगी, यानी कि 9 महीने तक। 9 महीने तक मादा के अंडाशय में क्या मौजूद रहेगा? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करेगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करता रहेगा। लेकिन अगर अंडे का क्या नहीं हुआ? निषेचन नहीं हुआ, तो क्या होगा? तो अंडाणु बाहर मादा के योनि मार्ग से त्याग दिया जाएगा। अंडाणु भी कहाँ भेज दिया जाएगा? बाहर, रजस्राव के साथ बाहर त्याग दिया जाएगा। अब नहीं हुआ रोपण नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम भी नष्ट हो जाता है, और उसी के साथ अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाएगा, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम कम हो गया। कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो गया तो प्रोजेस्टेरोन कम, और अपन ने लिखा है जैसे ही प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है तो रजचक्र प्रारंभ हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो यहां पर हम एक चीज और लिखते हैं नोट लगा के, जो अभी हमने कहा, क्या कि रजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं होता है। रजोधर्म केवल तभी आता है जब मुक्त या मोचित अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, और अगर अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो रजधर्म, अभी लिखा था, अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलते हैं हम पश्च आर्तव प्रावस्था। हो गया? दूसरा चरण क्या है हमारे पास? दूसरी प्रावस्था क्या है? पश्च आर्तव प्रावस्था। पश्च आर्तव प्रावस्था, दूसरी हेडिंग ए डाला था शायद, तो इसको डालेंगे वी। पश्च आर्तव प्रावस्था, या इसको कहा जाएगा पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। अब देखिए, पिछले जो प्रावस्था थी उसमें क्या हुआ है? स्ट्रेटम फंक्शनलिस झड़ चुकी थी, यानी कि नष्ट हो गई थी। साथ में थोड़ी बहुत हानि गर्भाशय की जो दीवार होती है और भी उनको भी होती है। साथ में फैलोपियन ट्यूब को भी थोड़ा सा नुकसान होता है। तो इस प्रावस्था को प्रचुरोद्भवन क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्ट्रेटम फंक्शनलिस का दोबारा प्रचुर मात्रा में बना दी जाएगी। प्रचुरोद्भवन का मतलब है उसको दोबारा से मरम्मत करना, सही करना। तो फैलोपियन ट्यूब और यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है, इन दोनों को दोबारा से बनाया जाएगा। अब देखिए, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले पहला आंसर, कब? यह प्रावस्था कब से होगी? छठे दिन से। कब से होगी? छठे दिन से। यह प्रावस्था छठे दिन से 13वें दिन तक होती है। यह प्रावस्था कब होगी? छठे दिन से 13वें दिन तक, क्योंकि पहले दिन से 5वें दिन तक तो क्या थी? आर्तव प्रावस्था थी। कौन सी? आर्तव। पश्चार्तव कब से? छठे दिन से 13वें दिन, क्योंकि 14वें दिन क्या होने वाला है? अंडोत्सर्ग। अगली बात, क्यों होती है ये? तो इसमें अभी आगे बात करेंगे क्यों का। अभी देखते हैं क्या। तो इस प्रावस्था में पुटिकाओं का विकास होता है। इस प्रावस्था में पुटिकाओं का विकास होता है। क्या होगा बेटा? इसमें पुटिकाओं का विकास होता है, जिसमें, या फिर ऐसे लिखते हैं, इस प्रावस्था के प्रारंभ में 6 से 12 प्रारंभिक पुटिकाएं वृद्धि करना प्रारंभ करती हैं।
वृद्धि करना प्रारंभ करती हैं। कितनी? 6 से 12 प्रारंभिक पुटिका वृद्धि करना प्रारंभ करती हैं, परंतु केवल एक प्राथमिक पुटिका ही यहां पर प्रारंभिक मत लिखना भाई, यहां पर प्राथमिक ही लिखना, क्योंकि प्रारंभिक तो प्राथमिक से पहले की होती है, जो कि भ्रूणावस्था में बन चुकी होती है। हमने लिखा था कि भ्रूणावस्था में क्या बन जाती हैं? प्राथमिक पुटिकाएं बन जाती हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। तो परंतु केवल एक प्रारंभिक पुटिका ही परिपक्व होकर किसका निर्माण करेगी? ग्राफियन पुटिका, ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, ग्राफियन पुटिका का निर्माण करती है। अब ग्राफियन पुटिका बनेगी तभी तो 14वें दिन क्या होगा? अंडोत्सर्ग की प्रावस्था होगी। फिर अब इसमें क्या होता है, क्यों के बारे में अब बात करते हैं। एफएसएच, इस प्रावस्था को एफएसएच हार्मोन कंट्रोल करता है। क्या करता है? तो एफएसएच के कारण इस प्रावस्था में पहला पॉइंट, यहां पर क्या होता है? गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब की जो क्षतिग्रस्त झिल्ली होती है, म्यूकस झिल्ली होती है, उसको सुधारा जाता है, विकसित किया जाता है। तो क्या लिखेंगे? गर्भाशय एवं फैलोपियन नलिका की म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस झिल्ली, गर्भाशय और फैलोपियन जो नलिका है उसकी म्यूकस झिल्ली की मरम्मत की जाती है। क्या की जाती है? मरम्मत की जाती है। किसके द्वारा? एफएसएच के द्वारा। किसका? तो फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय का। अब एफएसएच एक सर क्यों काम आया? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पहली प्रावस्था में कम थे तो हमने देखा स्ट्रेटम फंक्शनलिस झड़ जाती है। सही बात है, आगे सर समझ में। एफएसएच क्यों? क्योंकि बेटा एफएसएच का नाम देखिए, पुटिका प्रेरक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि पुटिकाओं के विकास को ही प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन? एफएसएच। तो पुटिकाओं के विकास को ही तो प्रेरित कर रहा है। अभी देखा हमने अनेक प्रारंभिक पुटिकाएं या अनेक प्राथमिक पुटिकाएं 6 से 12 विकास करना शुरू करती हैं, वृद्धि करना शुरू करती हैं, लेकिन इनमें से एक पुटिका ही किस में चेंज होती है? ग्राफियन पुटिका में। तो यहाँ सारा हार्मोन जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन होगा? एफएसएच होगा। कौन होगा? एफएसएच। तो पहला काम क्या हो गया एफएसएच के कारण? गर्भाशय और फैलोपियन नलिका की म्यूकस झिल्ली की मरम्मत करना। इसके बाद दूसरा कार्य हम देखते हैं। अभी हमने देखा कि जो एंडोमेट्रियम की जो परत थी, एस था, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, वो लगभग झड़ चुकी है, पूरी तरह से तो झड़ेगी नहीं, तो उसकी क्या की जाएगी? मरम्मत की जाएगी। उसकी जो टूटी हुई रुधिर वाहिनियां होंगी उनको भी अब सुधारा जाएगा। तो दूसरा कार्य लिखेंगे गर्भाशय की एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण एवं टूटी हुई रक्त वाहिनियों एवं ऊतकों की मरम्मत करना किसका काम है? एफएसएच का कारण, एफएसएच के कारण होगा। अब मरम्मत हो रही है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाएगा? प्रचुरोद्भवन प्रावस्था। इसी कारण इस प्रावस्था को प्रचुरोद्भवन प्रावस्था कॉल्स कहा जाता है। तो प्रचुरोद्भवन प्रावस्था किसे कहा जाएगा? तो आंसर होगा पश्च आर्तव प्रावस्था या पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था। क्यों? क्योंकि जो पहला प्रावस्था थी उसमें जो गर्भाशय को नुकसान हुआ था उसको अब क्या कर दिया जाएगा? सुधार दिया जाएगा, मरम्मत कर दी जाएगी, इसलिए इसको क्या नाम दिया? प्रचुरोद्भवन प्रावस्था। इसके बाद तीसरा कार्य ले लेते हैं एफएसएच का। गर्भाशय की दीवार, गर्भाशय की दीवार को मोटा बनाना। अब मोटा क्यों बना रही है? तो बेटा हो सकता है अगले रज चक्र में अंडाणु जब मोचित हो तो उसको शुक्राणु मिल जाए, संभोग अगर हुआ हो तो जैसे ही शुक्राणु मिलेगा, अंडाणु मिलेगा, दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? निषेचन की क्रिया होगी, हो सकता है युग्मज का विकास हो जाए। तो उस
युग्मनज को रोपित भी तो करना है, इसके लिए क्या चाहिए, गर्भाशय की दीवार को मोटा बनाना चाहिए, मोटा बनाना पड़ेगा। तो कौन कर रहा है, एफएसएच ये काम भी कर रहा है। हालांकि मुख्य काम देखो एफएसएच मोटा बना रहा है, लेकिन मोटी बनी रहे गर्भाशय, ये काम है किसका, प्रोजेस्टेरॉन का। तो गर्भाशय की दीवार को मोटा बनाना, उसमें ग्रंथियों की संख्या बढ़ाना, उसमें ग्रंथियों की संख्या बढ़ाना एवं रक्त नलिकाओं की संख्या बढ़ाना, संख्या बढ़ाना, ये सब काम है एफएसएच के। तो यहां पर होती है हमारी सेकंड प्रावस्था, जो कि है पश्च आर्तव प्रावस्था, या अंडोत्सर्ग के पहले होती है, तो इसको नाम दिया जाएगा पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था, या फिर इसको कहा जाएगा प्रचरोद भवन प्रावस्था, या फिर इसको कहा जाएगा पुटिकीय प्रावस्था, क्योंकि पुटिकाओं का विकास यहाँ पर होता है। 4 नाम सेकंड वाली की। इसके बाद तीसरी हेडिंग लेंगे हम अंडोत्सर्ग प्रावस्था। स्क्रीनशॉट हो गया। आज वीडियो बहुत लंबा हो गया बेटा, 85 मिनट के आसपास हो चुका है, 1 घंटे से ऊपर जाएगा आज का वीडियो। थर्ड प्रावस्था अब मैं थोड़ा जल्दी करता हूं, इसको नाम दिया जाएगा अंडोत्सर्ग प्रावस्था। ओव्यूलेटरी फेज कब, 14वें दिन। कब का आंसर क्या है, 14वें दिन। 14वें दिन परिपक्व ग्राफियन पुटिका, दूसरी जो प्रावस्था थी उसमें किसका निर्माण हो जाएगा, उसमें ग्राफियन पुटिका का निर्माण हो जाएगा, और 14वें दिन ये ग्राफियन पुटिका फट जाएगी। 14वें दिन परिपक्व ग्राफियन पुटिका फटकर सेकेंडरी oocyte को, द्वितीयक oocyte को, सेकेंडरी oocyte को मुक्त कर देती है या मुक्त करती है। इस क्रिया को अंडोत्सर्ग यानी कि अंडे का उत्सर्जन, इस क्रिया को अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन कहा जाता है। 14वें दिन, अभी जो मैंने चार्ट बनाया उसको आप बना लेना, तुरंत समझ में आएगा। 14वें दिन क्या होता है, जो परिपक्व ग्राफियन पुटिका है जो कि सेकंड फेज में बने, उसको क्या कर दिया जाता है, उसमें अभी आपको पता है फर्स्ट पोलर बॉडी बैठी होगी और उसमें क्या होगा, सेकेंडरी oocyte होगा, तो सेकेंडरी oocyte को मुक्त कर देती है। इस क्रिया को ही हम अंडोत्सर्ग यानी कि अंडे का उत्सर्जन कहते हैं। अब फिर वही बात, ये तो था कब, क्यों, सेकंड में एफएसएच, पहले में क्यों का कारण, आंसर क्या था, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। यहां पर क्यों आएगा, तो क्यों का आंसर होगा LH, क्यों का आंसर यहां पर क्या होगा, LH। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यही वह हार्मोन है जिसके कारण ग्राफियन पुटिका फटती है। और 14वें दिन LH अपने हाईएस्ट लेवल पर होता है, जिसे LH सर्ज कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे, 14वें दिन LH हार्मोन, हालांकि LH में हार्मोन तो आ ही रहा है। 14वें दिन LH अपने उच्चतम स्तर पर होता है। 14वें दिन क्या होगा, LH अपने हाईएस्ट लेवल पर होगा, जिसे LH सर्ज कहा जाता है, जिसे LH सर्ज कहा जाता है। यानी कि LH का हाईएस्ट लेवल, उस हाईएस्ट लेवल के कारण ही जो ग्राफियन पुटिका है वो फटती है। और इस टाइम क्या होगा, इस समय मादाओं के शरीर का ताप, मादाओं के शरीर का ताप बढ़ जाता है, यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर बॉडी का जो होगा थोड़ा सा ज्यादा होगा नॉर्मल डेज की तुलना में। तो यहां पर ये हमारी हो जाती है क्या, LH सर्ज के कारण अंडोत्सर्ग प्रावस्था। अब हम चलते हैं, लास्ट हमारी जो प्रावस्था है उसको कहेंगे पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज या ल्यूटियल प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था, ल्यूटियल प्रावस्था। कब से होगी, 14वें दिन की बात खत्म हो गई, 14वें दिन के बाद यानी कि 15वें दिन से 28वें दिन तक। तो लिखते हैं, यह प्रावस्था 15वें दिन से 28 या 29वें दिन तक होती है।
यह प्रावस्था 15वें दिन से 28 या 29वें दिन तक होती है। कब तक होगी? 28 या 29वें दिन से। कब से? 15वें दिन से। तो अब देखते हैं, ये तो हो गया किसका आंसर, कब का। क्या या फिर क्यों, पहले क्यों को ले लेते हैं, क्यों हो रहा है ऐसा। तो अभी देखा बेटा, LH सर्ज, LH अपने 14वें दिन हाईएस्ट लेवल पर था और डायरेक्ट कम नहीं होता, थोड़ा धीरे धीरे करके कम होता रहेगा। तो LH जैसे ही कम होना शुरू होगा, अब अंडोत्सर्ग हो चुका है और अंडोत्सर्ग के बाद आपको पता है ग्राफियन पुटिका से क्या बनेगा, कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है। क्या निकालता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन का काम आपको पता है, ये क्या करेगा, जो गर्भाशय है उसके स्तर को यानी कि एंडोमेट्रियम को मोटा बनाना। तो हम लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, अंडोत्सर्ग के बाद LH का स्त्रवण, अंडोत्सर्ग के बाद LH का स्त्रवण ग्राफियन पुटिका को कार्पस ल्यूटियम किसमें बदलेगा, कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित होने का, कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित होने का प्रेरण करता है। कौन? LH। किसको? ग्राफियन पुटिका। किसमें? तो आंसर होगा कार्पस ल्यूटियम। यानी कि अंडोत्सर्ग के बाद LH डायरेक्ट तो कम होगा नहीं कि जीरो नील हो जाए, तो LH का स्त्रवण क्या करेगा बेटा, ग्राफियन जो पुटिका है, ग्राफियन पुटिका को कार्पस ल्यूटियम में चेंज करेगा। तो परिवर्तित होने का प्रेरण करता है एवं कार्पस ल्यूटियम, Cl से लिख दिया मैंने, कार्पस ल्यूटियम, एवं कार्पस ल्यूटियम द्वारा एस्ट्रोजन में प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन मतलब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है। अब अगला स्टार इसी में लिखेंगे क्योंकि आंसर में प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा बेटा, एक तो एंडोमेट्रियम को मोटा करेगा और दूसरा गर्भाशय के वातावरण को ऐसा तैयार करेगा कि उसमें रोपण की क्रिया हो सके। तो क्या लिखेंगे, प्रोजेस्टेरॉन के कारण डैश, पहला एंडोमेट्रियम को मोटा बनाना, एंडोमेट्रियम को मोटा बनाकर उसमें, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हाँ, एंडोमेट्रियम को मोटा बनाकर उसमें ग्लाइकोजन का संग्रहण करना, ग्लाइकोजन का संग्रहण करना, पहली बात। दूसरा क्या है कि गर्भाशय के वातावरण को आरोपण हेतु तैयार करना, गर्भाशय के वातावरण को आरोपण हेतु तैयार करना। बेटा जैसे ही मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे लिखते चलो, राइटिंग थोड़ी खराब कर दी क्योंकि 1 घंटे के आसपास वीडियो पहुंचने वाला। इसके बाद आगे की कहानी लिखते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, वीडियो पॉज करके। क्या लिखना है कि अगर, अब देखिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन निकल रहे हैं, स्रावित हो रहे हैं किसके द्वारा, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। लेकिन अगर क्या हो जाए, अंडाणु का निषेचन नहीं हो, तो कार्पस ल्यूटियम अब आगे क्या करेगी, कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाएगी। तो अगला स्टार, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, कहाँ जा रही है राइटिंग, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, तो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रवण कम हो जाता है, जिससे अभी जब तक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन चाहिए थे, जब तक कार्पस ल्यूटियम कम था, अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन चाहिए ही नहीं, अंडाणु का निषेचन तो हुआ ही नहीं, तो कार्पस ल्यूटियम का भी कोई काम नहीं है। तो क्या होगा, इसको कार्पस ल्यूटियम को कार्पस एल्बिकेंस में चेंज कर दिया जाएगा, स्त्रवण कम हो जाता है, जिससे कार्पस ल्यूटियम, कार्पस
एल्विकेंस में चेंज यानी कि परिवर्तित हो जाती है। तो कार्पस ल्यूटियम किस में चेंज हो गया? कार्पस एल्विकेंस। अब कार्पस एल्विकेंस का क्या होगा? धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? मृत हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो कार्पस एल्विकेंस में परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए क्या होगा। अब धीरे धीरे कार्पस ल्यूटियम भी गया, कार्पस एल्विकेंस भी जाएगा, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का स्तर जो है वो अचानक से कब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कौन से दिन आ गए? 28वें दिन। अब 28वें दिन के बाद दूसरा आर्तव चक्र प्रारंभ हो जाएगा। कहां से स्टार्ट होगा? डायरेक्ट एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम स्त्रवण कर। अब जब तक प्रोजेस्टेरोन था, मतलब कब तक था? जब तक कार्पस ल्यूटियम होगी। भाई क्या कह रहा हूं मैं, ये कार्पस ल्यूटियम है, हालांकि ऐसी नहीं, ऐसी हुई। ये क्या है? कार्पस ल्यूटियम है। इसके द्वारा क्या निकाला जा रहा है? एक तो एस्ट्रोजन एंड सेकंड इज प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है? गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को या गर्भाशय के स्तरों को मोटा बनाए रखा है। लेकिन जैसे ही कार्पस एल्विकेंस चेंज होने आती है किसमें? और छोटी संरचना, जिसे हम कार्पस एल्विकेंस कहेंगे, तो अब कार्पस ल्यूटियम तो रही नहीं, तो एस्ट्रोजन तो बन जा रहा, ये दोनों हार्मोन जो हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इनका स्त्रवण क्या हो जाएगा? कम, यानी धीरे धीरे कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन ने इसको मजबूत कर बनाए रखा था, लेकिन प्रोजेस्टेरोन तो कम हो गया। तो यहां से अब क्या हो जाएगा? जो आंतरिक स्तर है, जो एंडोमेट्रियम है गर्भाशय की, उसको यहां से वापस नष्ट करना शुरू कर दिया जाएगा। तो इस प्रावस्था को, जो कौन सी है? पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको पूर्व आर्तव प्रावस्था भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? पूर्व आर्तव प्रावस्था। अब यहां से इस शब्द को आप समझ गए होंगे कि पूर्व आर्तव प्रावस्था इसको क्यों कहा गया है। समझ में आ गई होगी बात। क्योंकि जैसे ही प्रोजेस्टेरोन कम होगा, यहां से ब्लीडिंग की क्रिया स्टार्ट होने प्रारंभ हो जाएगी, स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। क्या होगा? क्या नाम देंगे? नाम दे देंगे पूर्व आर्तव प्रावस्था। तो ये तो था हमारा पहला वीडियो। किसके ऊपर? पहला साइकिल है हमारा प्रजनन चक्र में। कौन? आर्तव चक्र या राज्य चक्र। आपको ये चित्र कॉपी में बनाना है, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र को आपको बना लेना है, और इसमें क्या दिखाई दे रहा है इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो जो एक बीच में लाइनिंग आ रही है, जहां पर LH और FSH हाईएस्ट लेवल हैं, हाईएस्ट लेवल पर हैं, उसको हम LH सर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? LH सर्ज कहते हैं। और इसी दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। उसके बाद LH और FSH दोनों का स्त्रवण कम हो जाएगा। और नीचे आपको दिखाई दे रहा है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और दोनों के बीच में LH FSH और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बीच में आपको दिखाई दे रही हैं कई सारी पुटिकाएं, जिनका विकास कैसे कैसे होता है ये भी आपको कॉपी में यूं की यूं बनानी है। और लास्ट में दे रखा है गर्भाशयी घटनाएं। इनका क्या होता है? सबसे पहले जो 5वें दिन तक है, वहां पर ब्लीडिंग की क्रिया दर्शाई हुई है, जहां पर आपको रेड निशान नजर आ रहा है, और एंडोमेट्रियम को दर्शाया हुआ है किस प्रकार से वृद्धि करती है और उसमें किस प्रकार से नलिकाओं का विकास होता है। तो इस चित्र को आपको बना लेना है आपकी कॉपी में। दूसरा चक्र, दूसरा अंडाशय प्रावस्था हमारी कौन सी है? मध्य चक्र, जिसे हम अगले वीडियो में शूट करेंगे, और साथ में बात करेंगे मध्य चक्र और यानी कि एस्ट्रस चक्र और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में दोनों के अंतर, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।